तो डेवलपमेंटल इकोनॉमी के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। कुछ डिटेल मेरे बारे में और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस लेक्चर सब पता है आपको, इसलिए इस लेक्चर के पहले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आपके सामने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ध्यान रहे, नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। उदय क्या है? इम्प्रूविंग फाइनेंसेस ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बिल्कुल सही है। हृदय क्या है? प्रिजर्विंग और रिवाइटलाइजिंग हेरिटेज सिटीज, ये भी ठीक है। अमृत क्या है? इम्प्रूविंग बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिटीज, ये भी बिल्कुल करेक्टली मैच है। चौथा ही गलत होगा। क्यों? क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन सेफ ड्रिंकिंग वाटर के रिलेटेड नहीं है, सैनिटेशन से रिलेटेड है, तो इसलिए चौथा गलत हो जाएगा और पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही होगा। तो सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। कंट्री वाइज कैंपेन इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014। अभी आपको क्या करना है? स्वच्छ भारत मिशन है क्या, कब लॉन्च हुआ था, है ना, और किसके अंडर में है, ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है इन चारों के रिलेटेड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके दो कंपोनेंट है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और रूरल, दोनों के दोनों मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के द्वारा इंप्लीमेंट किए जाते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के, है ना, एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, दोनों के दोनों। कौन सा? महुआ और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। वहीं पे उदय स्कीम की बात किया जाए तो ये रिलेटेड है, जो ऑलरेडी हमने देख लिया। क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 2015 में, इंप्रूव करने के लिए ऑपरेशनल और फाइनेंशियल इफिशियंसी ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम्स इन इंडिया। और रिड्यूस करता है एग्रीगेट टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस, एलिमिनेट करता है गैप बिटवीन कॉस्ट ऑफ सप्लाई और रेवेन्यू रिलाइज। मतलब कि अगर रेवेन्यू कम हुआ तो इन दैट केस क्या करेगा? गवर्नमेंट हेल्प करेगा उसको, उस गैप को फिल करने में। रिड्यूस करता है इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द डिस्कॉम, इंप्रूव करता है क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई। अब यहाँ पर इस पूरे में आपने नहीं देखा कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो आपको क्या करना है? सिंपली गूगल करके इसको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। अगला है हृदय, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। 2015 में इसको भी लॉन्च किया गया था, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आता है। इतना ध्यान रखना है। अमृत की बात किया जाए तो यह है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, 2015 में लॉन्च किया गया था, और ये आता है महुआ, महुआ, हाँ, महुआ के अंदर, ठीक है। तो होपफुली तीनों का ध्यान में रखोगे, ईयर क्या है रिलेटेड और किसके अंडर में है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली रिलेटेड टू, तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो बहुत कम है या फिर जीरो के इक्वल, मतलब जहाँ पे 2 लोगों की जरूरत है वहां पे 6 लोग काम कर रहे हैं, तो बाकी चारों की जो प्रोडक्टिविटी है वो जीरो या फिर बहुत कम है। तो कहाँ पे देखने को ये मिलता है? एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल एरिया में देखने को मिलता है। करेक्ट जवाब हो जाएगा 1 एंड 2। क्यों? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अर्बन एरिया में नहीं ज्यादातर देखने को मिलता। आंसर हो गया, माफ कीजिएगा, 1 एंड 2, करेक्ट ऑप्शन डी, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी होती है, बहुत ही इनइफिशियंट होता है। द एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉय लगभग 50 से 54% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को, जहाँ पे एक्सेस लेबर होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, जहाँ उतना जरूरत भी नहीं होती है, और दे डज नॉट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ओवरऑल आउटपुट। ये सिचुएशन प्रीवेलेंट है कहाँ? रूरल एरिया में, जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, ठीक है। सौभाग्य योजना क्या है? तो सौभाग्य योजना इज रिलेटेड टू फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज के लिए, ठीक है। लॉन्च किया गया था 2017 में बाय पीएम टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू ऑल रिमेनिंग अन इलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड इन दी रूरल एज वेजेज अर्बन एरिया बाय दिसंबर 2018, है ना। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्कीम, अरेंज करना है उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर लॉन्चिंग में। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में लॉन्च किया गया था। जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया 2015 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये भी 15 में, और मुद्रा बैंक योजना ये भी 2015 में। अब बात आती है कि कैसे अरेंज करें इसको। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया है ना। आपको ईयर के साथ साथ मंथ भी याद होना चाहिए था, और काफी अगला क्वेश्चन आएगा कि डेट भी याद होना चाहिए, तब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। कोई बात नहीं, इसके बेसिस पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो। तो पहले नंबर पे, अरे वाह, ऑप्शन देखो कितना आसान कर दिया। सबसे पहले 1 आ गया, 2, 4, 3, है ना। तो देखो, भले ही क्वेश्चन को टक किया, बहुत सारे लोग इसमें हो जाएंगे कि डेट भले ही याद रहे, लेकिन ऑप्शन देखोगे तो आप पहुंच जाओगे, है ना। तो इसलिए हतोत्साहित नहीं होना है एग्जाम हॉल में, आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन पे भी जाना है, एक बार देखना है कि क्या कहीं परोस के तो नहीं दे दिया आपको, है कि नहीं। तो अब आते हैं एग्जैक्ट रीजन पे, मतलब एग्जैक्ट आंसर पे। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग 9 मार्च 2015 को लॉन्च किया गया था। मुद्रा बैंक का 8 अप्रैल 2015 को, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। क्या है, किसके अंडर में है ना। और ये सारी चीज, और
कब लॉन्च किया, ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च किया गया था अंडर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। कवर करता है क्या? तो ऑब्वियस है, ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों के लिए तो सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारी स्कीम हम क्या करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर के लिए करते हैं, और वो उनमें से ही एक है क्या, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, है ना। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, बिलोंग टू, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में बिलोंग करते हैं और देयर फैमिली मेंबर, है ना। यूनिट ऑफ 5 सेल बी बेनिफिशियरी अंडर द स्कीम। ये स्कीम जो है लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री एंड लेबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट 2008 में, जो अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है। कुछ फीचर इसके, बेनिफिशियरी आर इंटाइटल टू हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज ऑफ 30,000 पर एनम ऑन दी फैमिली फ्लोटर बेसिस। कितना पे करना पड़ेगा उन्हें, 30 रुपया, है ना, रजिस्ट्रेशन फीस, वाइल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पेज द प्रीमियम टू इंश्योरर selected by the state government on the basis of competitive bidding. बेनिफिशियरी आर इशू बायोमेट्रिक इनेबल्ड स्मार्ट कार्ड, है ना, आयुष्मान कार्ड बोलते हैं। देयर फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ कंटेन करता है और कवर करता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज फ्रॉम डे 1 और फॉलो करता है पेपरलेस प्रोसेस फॉर एनरोलमेंट और क्लेम सेटलमेंट। स्कीम कवर करता है लगभग 1400 हेल्थ पैकेजेस कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस सर्जिकल और मेडिकल एंड डे केयर ट्रीटमेंट को। पेपर पे तो सब कुछ दिखता है ना। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ मनरेगा। पॉजिटिव रिजल्ट क्या हुआ मनरेगा का? पहला, सब्सटेंशियल इंक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ रूरल पॉपुलेशन। सब्सटेंशियल, चलो ठीक है, पुअर पॉपुलेशन, जहाँ मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, मतलब है ही नहीं कुछ, लेकिन उसकी जगह पे कुछ तो मिल रहा, ठीक है, सब्सटेंशियल मान सकते हैं। दूसरा, रिडक्शन इन द बार्गेनिंग पावर ऑफ द लेबरर। बिल्कुल गलत, क्यों? क्योंकि रिडक्शन नहीं हुआ, इंक्रीज हुआ बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबरर में। कैसे? अब कोई लेबर है ना, उसको मनरेगा से 300 या 400, अभी मान लो 400 चल रहा पर डे के हिसाब से, 400 रुपए पर डे मिल रहा। अब वो किसी फैक्ट्री में गया, कहीं पे गया काम करने के लिए, वहां पे उसको 300 मिल रहा, तो करेगा? बिल्कुल नहीं कहेगा कि अरे हमें तो मनरेगा में 400 मिल रहा, 300 दे रहा है। तो वो बार्गेन अच्छे से कर पाएगा कि नहीं नहीं हम इतने में काम नहीं करेंगे, तो बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हुआ, इसलिए दूसरा नहीं होगा। दूसरा नहीं होगा तो देखो एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, पहला और तीसरा करेक्ट होगा। रिडक्शन इन माइग्रेशन टू सिटीज, है ना, तो अगर रोजगार वहीं पे मिल रहा, ये मतलब ये बेकार बात है कि 100 दिन के लिए ही मिलता है, लेकिन ठीक है, रिड्यूस तो हुआ है ना, जो बहुत सारे लोग सिटीज में जाते थे रोजगार के लिए, तो थोड़ा ही सही, लेकिन कम से कम थोड़ा रिड्यूस तो हुआ क्या, माइग्रेशन टू सिटीज। ठीक है क्या? तो सारे ऑप्शन समझाई दी मैंने आपको, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि रहा आपके सामने। Which one of the following statement is not true? ध्यान है, नॉट ट्रू अबाउट प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में ट्रू नहीं है। पर्सनल एक्सीडेंट कवर है, बिल्कुल सही है। ओपन टू एनीवन बिटवीन 18 से 50 नहीं, 18 से 70 होना चाहिए, तो दूसरा ही गलत हो गया, हमसे यही पूछा था। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं क्लियरिटी के लिए। इट इज ओपन टू एनीवन बिटवीन 18 से 70, बिल्कुल सही है। और प्रीमियम पेएबल इज 12 रुपया पर एनम, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो गलत कौन सा हुआ? ऑप्शन बी, और वही हमसे पूछा था। ठीक है, तो आपको बस ध्यान में रखना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक मैंने ऑलरेडी बता दिए, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि आधार कार्ड आपका जो है लिंक होना चाहिए, और प्राइमरी केवाईसी डॉक्यूमेंट, है ना, ये भी होना चाहिए। द फोकस ऑफ साक्षर भारत प्रोग्राम किस पे फोकस करता है? फीमेल लिटरेसी पे, मेल लिटरेसी पे, इन्फेंट लिटरेसी, या फिर सेकेंडरी एजुकेशन? देखो इन्फेंट लिटरेसी है ना, तो सबसे ज़्यादा फोकस किस पे है? साक्षर भारत प्रोग्राम स्पेशली फीमेल लिटरेसी के लिए, है ना, लॉन्च किया गया था कब? 2009 में। इसका ऑब्जेक्टिव है अचीविंग 80% लिटरेसी लेवल एट द नेशनल लेवल बाय फोकसिंग ऑन एडल्ट वुमेन लिटरेसी। इस पे एडल्ट वुमेन लिटरेसी पे फोकस करता है, इंश्योर करता है हाई फीमेल लिटरेसी रेट और एंड सीक्स टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ सोशल डिस्पेरिटी एंड अ पर्सन डिप्राइवेशन ऑफ द मीन्स फॉर इट्स अमेलियोरेशन एंड जनरल वेलबींग। इतना ही काफी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अगला है द राइट टू एजुकेशन, एक 2009 में जो आया, वो एम करता है मेकिंग अ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू राइट फॉर चिल्ड्रेन। आपको पता है आर्टिकल 21A में है राइट टू एजुकेशन, जो ये बोलता है 6 से लेकर 14 ईयर के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन स्टेट द्वारा प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो 14 साल में बच्चा कितने क्लास तक होता है? एलिमेंट्री क्लास, मतलब 8वीं क्लास तक, और 8वीं क्लास किस में आता है? एलिमेंट्री लेवल में आता है, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा एलिमेंट्री लेवल। ओके, सारा कुछ मैंने बता दिया आपको, इसलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अक्षर पात्र फाउंडेशन जो है इस्कॉन का, है ना, एक फाउंडेशन है, वो एसोसिएटेड किससे है? मिड डे मील से, प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो देखो अक्षय पात्र फाउंडेशन क्या है?
प्रोवाइड करता है मिड डे मील्स टू प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट इंडिया में। स्टेब्लिश किया गया था 2000 में बाई इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसको इस्कॉन बोलते हैं। कहाँ? बंगलोर, कर्नाटका। फाउंडेशन जो है लार्जेस्ट पार्टनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इम्प्लीमेंट करने में मिड डे मील स्कीम को। जो क्या स्कीम है? स्कूल लंच प्रोवाइड करता है इम्प्रूव करने के लिए न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन इन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल। ठीक है। फाउंडेशन ऑपरेट करता है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज किचन अक्रॉस 12 स्टेट, 2 यूनियन टेरिटरी में लगभग 18 लाख बच्चों को एवरी डे है ना वो खाना खिलाता है। अगला है नालंदा प्रोजेक्ट। क्या? नालंदा प्रोजेक्ट इज अ प्रोग्राम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स या एक्सटर्नल अफेयर्स? करेक्ट जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर में आता है ना। कब लॉन्च हुआ? 2014 में। ठीक है। ये एक इनोवेटिव फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है फॉर माइनॉरिटीज इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। प्रोजेक्ट एम करता है प्रोवाइड अवेयरनेस, ओरिएंटेशन और डेवलपमेंट ऑफ फैकल्टीज ऑफ माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, माइनॉरिटी मैनेज्ड डिग्री कॉलेज और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड एरिया इन द कंट्री। प्रोजेक्ट इज नेम्ड आफ्टर द एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी विच वाज द सेंटर ऑफ लर्निंग और एक्सीलेंस इन द इंडिया। सबको पता है, राइट? अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? क्या बोला कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है ना? नॉट बोला, मनरेगा तो है। NRLM नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है ना, फुल फॉर्म देकर और अच्छा कर दिया। रूरल लिवलीहुड मिशन है तो ऑब्वियस रोजगार तो मिलेगा, है ना। और अगला है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, नाम में ही रोजगार है तो बिल्कुल मिलेगा। नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड, नाम से ही लग रहा सिक्योरिटी फंड है तो इसमें रोजगार तो मिलेगा नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। देखो ये एकदम परोस के दे दिया आपको कि हाँ ये लो है ना, टिक कर दो बस, बोला हुआ तो बस आपको पता ही है। आगे बढ़ जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी क्या है ना, किससे रिलेटेड है? तो सही जवाब है ये नरकस, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, इनसे रिलेटेड है। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। विशेष साइकिल पॉवर्टी का क्या होता है समझो। एक तो इंसान ढंग का कमा नहीं रहा है ना, अच्छा कमा नहीं रहा क्योंकि गरीब है, उसके पास रोजगार नहीं है। कमा नहीं रहा तो वो क्या नहीं कर सकता? कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकता, कैपिटल बचा के नहीं रख सकता। अगर इन्वेस्ट नहीं कर सकता तो कुछ भी बीमारी हुई, थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ घर में किसी वजह से, तो फिर से वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में चला गया, है ना। और ये विशियस साइकिल जो है ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि मान लो कोई एक इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल है, अब उसके पास मतलब उतना साधन नहीं है कमाने का और उसके पास एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं है, तो बहुत ही कम कमाता है जिससे डेली बेसिस पे गुजारा कर पाए, है ना। वो अब पैसा तो उसके पास है नहीं, तो बच्चों को पढ़ा पाएगा? बिल्कुल नहीं पढ़ा पाएगा। और बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो फिर से वो किस में आएंगे? एजुकेशन और बाकी स्किल पे वो स्पेंड नहीं कर पाएगा, इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। तो बच्चे भी सेम मैनर में इसी तरीके से करेंगे, वो भी छोटा मोटा काम ढूंढेंगे, देखेंगे और फिर उसमें भी कोई बचत नहीं होगी, फिर से साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, जिसको विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी बोलते हैं। एक कॉन्सेप्ट एक दिया था किन्होंने, रगनार नरकस, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, जो कि एस्टोनियन इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने दिया था। सेल्फ इन्फोर्सिंग साइकिल है जहां पे लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और लो सेविंग होता है, जिसकी वजह से लो इन्वेस्टमेंट होता है, इन टर्न रिजल्ट इन लो प्रोडक्टिविटी और इनकम लेवल। समझाई दिया मैंने एग्जाम्पल के साथ, राइट। नेक्स्ट है कि व्हाट इज ट्रू फॉर कुरुक्षेत्र अमंग द फॉलोइंग। देखो कुरुक्षेत्र के बारे में पूछ लिया, आप सबको पता है, बीपीएससी की तैयारी करने वाले बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं। एक लीड मैगजीन है जो रूरल डेवलपमेंट को कवर करता है, ठीक है। Okay. Sponsors by Government of India, magazine embraces various initiative और scheme organized by government for rural upliftment. अगला है पॉवर्टी लेवल इन इंडिया एस्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम इन डिफरेंट स्टेट्स या फिर हाउस होल्ड एवरेज इनकम या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसी पे बेस्ड है। ऑलरेडी हमने देखा कौन NSSO सैंपल लेता है, सर्वे करता है और नीति आयोग इसके बेसिस पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे स्टेब्लिश करती है पॉवर्टी लेवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च इन 1995 टू प्रमोट। अभी हमने ऊपर देखा मिड डे मील किसके लिए है? एजुकेशन के लिए और साथ में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। एडल्ट लिटरेसी बिल्कुल नहीं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन बिल्कुल सही है ना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे है ना ऐसे होते हैं जो इस उम्मीद से स्कूल में जाते हैं कि चलो वहाँ पे खाना मिलेगा, है ना, कुछ खाने को मिलेगा। तो मिड डे मील जो है वो यूनिवर्सलाइजेशन करता है प्राइमरी एजुकेशन का, ठीक है। इसके अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। अगला है कापाट, फुल फॉर्म मेरे को भी याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं देख लेंगे। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है किसके अंडर में?
मेरे को भी याद नहीं आ रहा, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कापार्ट जो है स्टैंड करता है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आता है ना। वर्क करता है कापार्ट, वर्क करता है जो नोडल एजेंसी किसके लिए, फॉर कैटेलाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द इमर्जिंग पार्टनरशिप बिटवीन वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। फुल फॉर्म अगर याद हो जाए बहुत अच्छी बात है। किसके अंदर में आता है, ए और ईयर नहीं है, बिल्कुल है 1986 है ना। तो ये इतना याद हो जाए इनफ है, क्यों, क्योंकि पुराना चीज है तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड बाय एनएसएसओ फॉर मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देखो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस भी मेजर करता है, करंट मंथली स्टेटस नहीं करता, वीकली और डेली करता है। मंथली नहीं करता है और करंटली वीकली स्टेटस और डेली स्टेटस करता है। डेली स्टेटस क्या है, जिस दिन सर्वे कर रहा है अगर उस दिन एम्प्लॉयड है तो उसको एम्प्लॉयड के अंदर गिना जाएगा, एम्प्लॉयमेंट है ना। अगर अनएम्प्लॉयड है, मुझसे काम नहीं मिला, तो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर में उनको लिखा जाता है। वीकली का क्या है, पिछले 7 दिन में किसी एक दिन भी आप एम्प्लॉयमेंट थे क्या, एम्प्लॉयड थे क्या। अगर एक दिन भी एम्प्लॉयड थे तो आप अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आओगे, है ना। अगर एक दिन या फिर एक दिन से कम एम्प्लॉयड थे तो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आओगे। और यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस क्या करता है, पिछले 365 दिन में क्या कम से कम 14 दिन आपको काम मिला, है ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा 14 या उससे कम दिन काम मिला तो। ठीक है, बाकी बता ही दिया। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं जो कि आपके सामने, इंप्रूवमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक इंडिया रैंक हाई इन द एसडीआई ऑफ यूएनडीपी। अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ये इंक्लूड है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाले कंपोनेंट में। 3 था, हेल्थ एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट। अच्छा, इंडिया का विल मेक इंडिया रैंक हाई इन एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट, लेकिन ये तीनों तो मैं बता रहा हूँ इसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, तो इसको रहने देते हैं। गोइंग टू स्कूल, बिल्कुल डायरेक्ट एजुकेशन है ना, अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं मतलब एजुकेशन वाला कंपोनेंट इन्वॉल्व है इसमें। और मोर एडल्ट्स गेटिंग इलेक्टेड, ये भी एजुकेशन वाले से कनेक्ट कर सकते हैं। मोर क्रेडिट टू फार्मर नहीं, और पहला भी नहीं। तो मेरे हिसाब से पहला, तीसरा, चौथा होना चाहिए, है ना। तो पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन किसमें है, बी में है। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, ऑप्शन डी बोला है तीसरा और चौथा, पहले को नहीं लिया, देखते हैं क्यों नहीं लिया। तो पहला जो है, मोर चिल्ड्रेन गोइंग टू स्कूल और मोर एडल्ट गेटिंग इलेक्टेड विल मेक इंडिया रैंक हाई इन ह्यूमन डेवलपमेंट, सही है। These factors are directly related to education, which is a crucial component of human development और significantly influence a country's SDI में। मुझे लगता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है उसमें ड्रिंकिंग वाटर इंक्लूड है। एक बार मेरे को बताना क्या एसडीआई में है क्या, ठीक है, तो कमेंट करके बताओ कि जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो एमपीआई में इंक्लूड है, तो पक्का, लेकिन एसडीआई में है कि नहीं, क्योंकि अगर होगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा, अदरवाइज डी होगा। बिल्कुल सही दिया। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे इस पूरे लेक्चर में। होपफुली आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, कहीं पे कोई भी डाउट करी परेशानी नहीं होगी। तो आज के लिए कोट है कि यू हैव टू बी बर्निंग विद एन आइडिया और अ प्रॉब्लम और अ रॉन्ग दैट यू वांट टू मेक इट राइट, है ना। इफ यू आर नॉट पैशनेट इनफ फ्रॉम द स्टार्ट यू विल नेवर स्टिक इट आउट। कहने मतलब ये है कि अगर आप किसी आइडिया को लेकर, किसी प्रॉब्लम को, किसी रॉन्ग को जो आप सही करना चाहते हो उसको लेकर, है ना, अंदर ही अंदर एकदम आपके अंदर उसमें बदलाव करने का वो जो जुनून है, जज्बा है, अगर वो नहीं है ना, तो मतलब आप पैशनेट नहीं हो इनफ स्टार्ट करने के लिए। तो इसलिए उससे आप कभी भी स्टिक ना रहिए, है ना। अगर इतना पैशनेट, इतना जुनून, जज्बा है तभी उसमें लगिए और स्टार्ट कीजिए, तो उसको एकदम कंप्लीट कीजिए जो भी टारगेट हो आपका, है ना। चाहे बॉडी बिल्डिंग करना हो जिम में, इवन चाहे कोई एग्जाम को क्रैक करना हो, चाहे बाकी चीज़ें, ठीक है, कोई स्पोर्ट खेलते हो उसमें करना हो, तो आपके अंदर बर्निंग डिजायर होना चाहिए। तो यही कहना है स्टीव जॉब्स का। होपफुली आप इसको ध्यान में रखोगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर में इतना ही। अपने बर्निंग डिजायर को जिंदा रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।